भाषा का मुद्दा जितना सामान्य दिखता है उतना सामान्य है नहीं। सामान्य जनमानस भाषा को ये मानकर चलता है कि ये मात्र एक संप्रेषण का माध्यम है। हम विचार एक दूसरे के विचार ले सकते हैं, दे सकते हैं, अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, यहीं तक सीमित है। लेकिन भाषा बहुत इससे आगे जाने वाला एक मुद्दा है और भाषा को लेकर बहुत गंभीरता होनी चाहिए। कहा जाता है कि भाषा और संस्कृति दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर भाषा कहीं बचेगी तो हमारी संस्कृति बचेगी। तो भाषाओं को बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि क्योंकि इसी के माध्यम से हम संस्कृति को बचा पाएंगे। और जहाँ तक भाषा का सवाल है, आज मैं बार बार कहता हूँ कि जड़ों को सींचने से बचेंगी हमारी भाषाएं। तो जड़ें कौन हैं? जड़ें वो हैं जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आजकल अंग्रेजी का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिन्हें बताया जा रहा है कि आप अंग्रेजी सीखिए, जिनको ये बताया जाता है माँ बाप के द्वारा, खासकर अपनी माँओं के द्वारा कि ये काऊ है, ये क्रो है, फास्ट ईट करिए। ये जो शब्द बच्चों को जहन में बार बार डाले जा रहे हैं, इनसे कहीं ना कहीं हमारी भाषा बहुत दूषित हो रही है। तो वो बच्चे जो ना तो अपनी भाषा से जुड़ पा रहे हैं और ना ही जिस भाषा को सिखाने का प्रयास किया जा रहा उसको सीख पा रहे हैं। तो आज समय आ गया है कि हम इस बात पर गहन चिंतन करें कि भाषा का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको हमें घरों से, क्योंकि हम सब लोग अभिभावक भी हैं, माता पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, अलग अलग जगह पे कार्य भी कर रहे हैं और सीधे सीधे कहीं ना कहीं भाषा से जुड़े हुए हैं। तो हमें लोगों को भाषा के प्रति जागृत करना पड़ेगा और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको सही ढंग से संस्कारित करने के लिए सबसे पहले उनको भाषाओं से जोड़ें, अपनी मातृभाषाओं का संरक्षण करें और उसके माध्यम से उनको संस्कृति और संस्कारों से जोड़ें। इस बात की आवश्यकता है। हम सामान्यतः इस बात पे शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता। हम भी देखते हैं कि युवा, आज हर जगह लोग कहते मिल जाएंगे कि युवा जिम्मेदार नहीं है, अनुशासनहीन होता जा रहा है, देश के प्रति जिम्मेदार नहीं है, समाज के प्रति जिम्मेदार नहीं है। लेकिन कभी गंभीर चिंतन करके देखिएगा, क्या हमने उनको कभी जिम्मेदार बनाने की कोशिश की है? क्या कभी हमने उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाया है? जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप इस चिंता में लग जाते हैं कि उसको हम अलग अलग कौन से अच्छे विद्यालय में पढ़ाएं, लेकिन कभी इस बात की चिंता की कि हम उस बच्चे को अच्छा इंसान कैसे बनाएं। हम इस बात की चिंता करते हैं कि बहुत अच्छे विद्यालय में जाए, बहुत अच्छे कॉलेज में जाए, बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और बड़े बड़े पैकेज पे वो नौकरियां करना शुरू कर जाए। लेकिन हम इस बात की कभी चिंता नहीं करते कि वो अच्छा बच्चा अच्छा इंसान कब बनेगा। तो इंसान बनाने की जो बात है वो हमने सोचनी बंद कर दी है। तो जिस तरह का हम शिक्षा बच्चों को, जिस तरह का पालन पोषण हम बच्चे का कर रहे हैं, जिस तरह की शिक्षा हम दे रहे हैं, जिस तरह का हम वातावरण दे रहे हैं, उस तरह से बच्चों का वहाँ का व्यवहार हमारे प्रति आ रहा है। तो आज उस समय माँ बाप को समझ भी नहीं आता कि हम किस तरह के बच्चों को तैयार कर रहे हैं, किस तरह से पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन जब उनका व्यवहार माता पिता के प्रति, समाज के प्रति उग्र हो जाता है तो हमें लगता है कि हमारा बच्चा अनुशासनहीन हो गया। हमारा आज अगर प्रौढ़ावस्था के व्यक्ति के कीजिए, बुजुर्ग आदमी से कीजिए, तो जो वो सिर्फ ये बात करेंगे कि हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, हमारा बच्चा सही समय पे घर नहीं आता, हमारा बच्चा सुबह समय पे उठता नहीं है, हमारा बच्चा किसी की बात मानता नहीं है, हमारा बच्चा जिम्मेदार नहीं है। लेकिन उस जिम्मेदारी को सभी लोग इस बात से दुखी हैं, लेकिन हमें लगता है कि उसके लिए हमें तैयारी शुरू से करनी पड़ी है, जो हमसे पहले वाली पीढ़ियां करती थी। हमारी पीढ़ियों ने उस जिम्मेदारी को निभाया, हम लोग इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। अगर हम लोग इस जिम्मेदारी को निभाने लग जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी संस्कारित होने लग जाएगी। आज नई शिक्षा नीति के माध्यम से जब बात चलती है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से संस्कारों का प्रतिरोपण, संस्कारों का हस्तांतरण, उसमें यही बात की जा रही है। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो उस ज्ञान परंपरा की बात करते हैं जो आज से हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, वो 5000 वर्ष पुरानी है। उस समय जो चीज़ें थी उनको केंद्र में रखकर अगर हम बच्चों की शिक्षा को करेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे, तो हम एक अच्छी सुसंस्कृत और सभ्य पीढ़ी को तैयार कर पाएंगे। और मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर सही ढंग से हमें पीढ़ी को संस्कारित करना है तो यही सही समय है। ये एक अंतिम पीढ़ी है जो अभी बच्चों को संस्कारित कर सकती है।
हमने जो बात सीखी अपने माँ बाप से, अगर हम अब बच्चे को नहीं सिखा पाए तो आने वाले समय में आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद जो पीढ़ी यहाँ पर दिखाई देगी हमारे भारतवर्ष में, वो एक अनुशासनहीन पीढ़ी होगी। वो आर्थिक रूप से तो हो सकता है वो बहुत संपन्न हो जाएं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से वो बहुत ही संस्कारहीन हो जाएंगे। आज समय है कि हम सब लोग इसके लिए बात के लिए प्रयास करें, चेतें और अपनी पीढ़ी को संस्कारित करने का प्रण लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा और इस उम्मीद के साथ कि आज हम सब लोग यहाँ प्रण लें कि एक एक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर माता पिता के अभिभावक के रूप में, माता पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम इस बात का प्रण लें कि हम आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करेंगे और एक अच्छा नागरिक बनाएंगे और इस बात का प्रण लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरा एक सवाल है भाई साहब कि इतनी अच्छी कविताएं, गीत, कहानियां, व्यंग होते हुए भी हिंदी पुस्तकों का बाजार अंग्रेजी पुस्तकों की तरह समृद्ध क्यों नहीं है? मैं आपको बिल्कुल एक बात स्पष्ट कर दूं, हमेशा जब भाषा की बात आती है, हिंदी की, आपने हिंदी पुस्तकों की बात की, जब बात हिंदी पुस्तकों की आती है तो हम हिंदी को और साहित्य को दोनों को जोड़ देते हैं। साहित्य पढ़ना एक अलग बात है और भाषा को जानना, समझना, उसको आगे बढ़ाना, उसको संरक्षित और संवर्धित करना अलग बात है। हम दोनों लोगों को मिला देते हैं। साहित्य तो बच्चा तब पढ़ेगा जब वो भाषा पढ़ेगा। तो वो बच्चा जो प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जब वो भाषा को पढ़ ही नहीं रहा है, वो 8वीं कक्षा में भाषा को छोड़ रहा है, हिंदी उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, न तो माँ बाप ने शुरू से कहा कि आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं, अंग्रेजी पढ़िए, विद्यालय भी ये कहते हैं कि अगर हिंदी में बात करेंगे तो आपको दंड लगेगा। तो ऐसा बच्चा जिसने हिंदी पढ़ी नहीं, वो हिंदी की पुस्तकें पढ़ेगा कैसे? तो संस्कार तो तब पढ़ेंगे उसको हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए जब हम भाषा उनको तैयार करेंगे, जो पाठकों को तैयार करेंगे। वही जड़ों को सींचने वाली बात जो मैंने अपने वक्तव्य में कही है, जड़ों को सींचने की बात, कि पत्तों को पानी डालने से नहीं, जड़ों को सींचने से बढ़ेगी हिंदी। तो जड़ वो हैं जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे पढ़ रहे हैं, जड़ वो हैं जो हमारे घरों में नई बच्चे अभी आ रहे हैं, उनको सिखाने की बात है। उनको हम बताइए, हम बताते हैं काऊ, सारी जिंदगी वो बच्चा काऊ ही बोलता रहेगा, गाय नहीं समझ पाएगा वो कभी। क्रौ बोलेंगे, स्लो स्लो ईट करिए, ये बातें जब हम स्लो स्लो चलिए, डोंट डिस्टर्ब, ये शब्द जो हम घर में बोल रहे हैं वो बच्चे के मन में जाएंगे। वो जो मूल भाषा के शब्द हैं वो उससे वंचित रह जाएगा। तो उसका जो व्याकरण है, उसकी जो शब्दावली है, वो कहीं ना कहीं वो बढ़ ही नहीं पाएगी, आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो आप तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं साहित्य की, साहित्य तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। कितने लोग साहित्य की हिंदी, जो जितने पुस्तक मेले लग रहे हैं, नई दिल्ली पुस्तक मेला, विश्व पुस्तक मेला, ये पुस्तक, वहाँ कितनी हिंदी की पुस्तकों का वहाँ कौन खरीद के पढ़ रहा है? ये सिर्फ एक दूसरे को देने लेने के काम आ रही है, उपहार स्वरूप पढ़े जा रहे हैं लोग। हिंदी का साहित्य वर्ग आत्ममुग्ध है, वो सिर्फ लेखन करना चाहता है, वो भाषा को बचाने का काम नहीं कर रहा है। और ये सरकार ने भी और साहित्य जगत ने भी और हिंदी जगत ने मिला दिया है। ऐसी संस्थाओं में भी लोगों को बिठा दिया गया है। वो हिंदी की संस्थाएं हैं, वहाँ भी साहित्यकार बैठे हैं, जहाँ साहित्य की संस्थाएं हैं वहाँ भी साहित्यकार बैठा है। हिंदी को और साहित्य को दोनों को अलग अलग करके इसको बढ़ाने के प्रयास किए जाने। भाषा को बचाइए, साहित्य स्वयं बच जाएगा। साहित्य बचेगा, संस्कृति बचेगी, संस्कार बचेंगे, सब कुछ बचेंगे। लेकिन सबसे नीचे जो जड़ में है वो भाषाओं को बचाने का कार्य, जिसको कोई करना नहीं चाहा। कोई किसानी नहीं करना चाहता, कोई खेती नहीं करना चाहता, कोई फसल उगाना नहीं चाहता। लोग आड़ती की तरह अनाज खरीदना चाहते हैं, उसको पैकिंग करना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं, मार्केट में करना चाहते हैं, आटा बना के उसको गेहूं को आटा बना के पीसना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। लेकिन गेहूं कौन उगाएगा? इसी तरह भाषाओं को कौन उगाएगा, कौन बचाएगा, कौन संरक्षित करेगा, कौन उनका संवर्धन करेगा, ये आवश्यक है।